हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके, तो एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। तो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में बात की थी मास स्पेक्ट्रोमेट्री की। तो हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का असूल क्या है, किस तरह से काम होना है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, और हम लोगों ने कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शन किया था कि एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, और जो मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर है जिसको आज की क्लास में हम लोग बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर की इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, कितने पार्ट्स हैं इसके, किस तरह से डिजाइन किया गया है इसको, और ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये सारी बातें आज हमारी इस क्लास में शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दैट इज द एक्सप्लेनेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग ऑफ मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर। मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर। अच्छा जी, तो हम लोग अब इसके फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी कुछ डायग्राम शो कर दी है ताकि हम लोग इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पे जैसे हम लोग सैंपल लेते हैं, दरअसल ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है, आप लोगों ने घरों में वॉशिंग मशीन तो देखी होगी। ये जितनी को बड़ी वॉशिंग मशीन होती है इतना को बड़ा ये इंस्ट्रूमेंट है, और $1000s में इसकी प्राइस है, काफी महंगा है ये। तो इस इंस्ट्रूमेंट की डायग्राम कुछ सूटेबल मैंने यहाँ पे शो की है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कि किस तरह से ये वर्किंग करता है और किस तरह से हम लोग आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस और उनके जो एग्जैक्ट मेथड्स हैं वो डिटरमाइन कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो सैंपल है, वोलाटाइल्ड जो सैंपल है जो कि आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइलाइज्ड सैंपल। तो ये वाला जो हिस्सा शो किया हुआ है यहाँ पे, ये शो कर रहा है सैंपल इनलेट को, यानी हम लोग सैंपल इसमें ऐड कर रहे हैं। सैंपल कौन सा है? कोई भी हो सकता है जिसका हम लोगों ने मैसेज और जिसके आइसोटोप के मैसेज और उनकी अबंडेंस को हमने डिटरमाइन करना है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल के तौर पर लेके चल रहे हैं यहाँ पे नियोन को। तो ऐसे मान लें यहाँ पे हम लोगों ने नियोन के सैंपल को ऐड कर दिया। तो हम लोगों ने पहला काम क्या करना होता है, हमने अपनी लास्ट क्लास में इसके प्रिंसिपल पे बात की थी। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसको वेपर में कन्वर्ट करना होता है। तो चलो मान लेते हैं कि ये हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर है, इसमें जो हमारा सैंपल है, जो मटेरियल है हमारा, उसको हम लोगों ने वेपोराइज कर दिया है, वेपर में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अब ये सारे जो सैंपल के एटम्स हैं वो बिखरे हो गए, यानी यहाँ पे ये जो हमारे पास मटेरियल है ये वेपोराइज है, वेपर में कन्वर्ट है। अब इन वेपर्स का जो प्रेशर होता है वो बहुत ही कम रखा जाता है, तकरीबन 10⁻⁻⁷ to 10⁻⁻⁶ टॉर, इतना प्रेशर रखा जाता है। ये जो प्रेशर है ये इंतहाई लो प्रेशर है, बहुत ही लो प्रेशर होता है। अब इतना लो प्रेशर क्यों रखा जाता है? अभी हमने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी कि इनका प्रेशर लो रखने की वजह ये है कि अगर हम लोग इनका प्रेशर ज्यादा रखेंगे तो फिर इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो काफी ज्यादा होगी और इसकी आयोनाइजेशन नहीं हो पाएगी। जब इसकी आयोनाइजेशन नहीं हो पाएगी, आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो फिर हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवा के सेपरेट कैसे करेंगे? हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस वजह से इनका प्रेशर जो होता है वो लो रखा जाता है ताकि इंडिपेंडेंटली बिहेव करें और आसानी से हम लोग इनको आयोनाइज कर सकें। अच्छा जी, वेपोराइज्ड है हमारा सैंपल, मान लेते हैं कि यहाँ पे वेपर बन चुके हैं। अब हमने क्या करना होता है, हमने फिलामेंट लगा होता है इसमें, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके इसको हीट करना होता है। जैसे ही इस फिलामेंट को हीट कर देंगे, क्या है, ये है हीटेड फिलामेंट, हीटेड फिलामेंट। अब इस फिलामेंट को जैसे ही हीट मिलती है, हीट होता है, तो यहां से निकलती है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बीम। तो चलो मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बीम इसके ऊपर से स्ट्राइक हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की बीम
इन वेपर्स के साथ आके सब्ट्रैक्ट करेगी। जैसे इन वेपर्स के साथ आके सब्ट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन इसकी स्किप आउट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन। किसमें, इस चैम्बर को हम लोग बोलते हैं जहां पे पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं, इस चैम्बर को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। यानी मैं बोल सकता हूं कि आयोनाइजेशन चैम्बर में आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। स्टार्ट में जो वेपर्स थे वो वेपोराइजेशन चैम्बर में थे, फिर जब इसकी आयोनाइजेशन हुई, हीटेड फिलामेंट ने इलेक्ट्रॉन्स को इमिट किया, वो फास्ट मूविंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ सब्ट्रैक्ट हुए, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गए इन आयोनाइजेशन चैम्बर। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है इनको आगे मूव करवाने के लिए यहाँ पे लगा होता है नेगेटिव ग्रिड, यानी नेगेटिवली चार्ज होता है नेगेटिव ग्रिड। अब ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव आयन इन पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये सारे पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स इस नेगेटिव ग्रिड में से पास होना शुरू हो जाएंगे। परफोरेटेड है, इसमें से जैसे ही पास होंगे आगे आ जाएंगे। यहां पे हम लोगों ने एक्सेलरेटिंग प्लेट्स लगाई हुई है, एक्सेलरेटिंग प्लेट्स। अब इन एक्सेलरेटिंग प्लेट्स को तकरीबन 500 से 2000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होता है। अब इसमें ये वाली जो प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज इन परफोरेटेड प्लेट्स में से पास होते हैं और नेगेटिव प्लेट, जो नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज है, ये इनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही पॉजिटिव आयन यहाँ पे है, नेगेटिव प्लेट ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इन परफोरेटेड प्लेट में से पास होके आगे की तरफ मूव करते हैं। यानी यहाँ पे पॉजिटिव आयन को आगे की तरफ चलाने के लिए, मूव करवाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए एक्सेलरेटिंग प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेलरेटिंग प्लेट्स इनको इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि पॉजिटिव आयन को आगे की तरफ एक्सेलरेट करवाते हैं ताकि इनको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवा सकें। तो यहां से जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे वो एक स्लिट में से, जो परफोरेशन है इसमें से पास होकर तरतीब के साथ आगे की तरफ मूव करेंगे। तो पॉजिटिव आयन सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आगे लगाया हुआ है हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एनालाइजर। मैग्नेटिक एनालाइजर, मैग्नेटिक एनालाइजर का क्या फंक्शन है, इसने पॉजिटिव आयन को सेपरेट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो। चूंकि यहां पे जितने भी पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हुए हैं उन सब की डेफिनेट मास टू चार्ज रेशियो होती है। तो अब अगर हम लोग बात करें नियोन की, तो नियोन के 3 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, 3 तरह के एटम्स उसमें पाए जाते हैं। तो 3 आइसोटोप्स हो गए ना उसके, कौन कौन से, नियोन 20, नियोन 21, नियोन 22। तो इन 3 तरह के जो एटम्स होंगे इनकी मास टू चार्ज रेशियो डिफरेंट होगी। अब जैसे ही ये पॉजिटिव आयन जिनकी मास टू चार्ज वैल्यू डेफिनेट है, डिफरेंट है, वो इसमें से पास होंगे, ये पॉजिटिव आयन जैसे ही इसमें से पास होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में होगी इसकी सेपरेशन। अब जिसकी मास टू चार्ज वैल्यू कम होगी यानी हल्के होंगे, उनको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी और पाथ में इसको गिरा देगा, डिफ्लेक्ट होगा ना यहाँ पे आके, और जो थोड़ा हैवी होगा उसके ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगा, उसको किसी और जगह पे गिरा देगा। इस तरह से जो थोड़ा और हैवी होगा उसको किसी और जगह पे गिरा देगा। असल में ये जब गिरते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर पाथ गिरते हैं, यानी इस तरह से सर्कल बनते हैं इसके, ऐसे करके, ऐसे करके और इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में ये गिरते हैं। तो गिरते कहां पे हैं, यहां पे लगा होता है आयन कलेक्टर। आयन कलेक्टर, इसको इलेक्ट्रोमीटर भी बोलते हैं, आयन कलेक्टर या क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमीटर। अब ये जो पॉजिटिव आयन है ये भी पॉजिटिव आयन है, ये भी पॉजिटिव आयन है और ये भी पॉजिटिव आयन है।
कि पॉजिटिव आयन सेपरेट हो रहे हैं किस बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो। अब ये जो मास टू चार्ज रेशियो है ये डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ये इनकी जो रेडियस है, ये रेडियस बन रहा है, ये कुछ पॉजिटिव आयन का ये रेडियस है, कुछ का ये है, कुछ का ये है। अगर ये 3 आइसोटोप है, 4 आइसोटोप है तो 4 रेडियस बनेंगे, 5 आइसोटोप है तो 5 के रेडियस बनेंगे। तो h² r² ओवर 2e, ये मास टू चार्ज वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। और यहाँ पे जो E लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था, जिसकी जो वोल्टेज था, पोटेंशियल डिफरेंस था वो 500 से 2000 वोल्ट तक था। तो E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, H यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और R यहाँ पे रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो आप लोगों को वाज़ेह तौर पर ये बात नजर आ रही है कि मास टू चार्ज रेशियो जो है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास टू चार्ज रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये है कि जिसकी मास टू चार्ज रेशियो ज्यादा होगी उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। इसका मतलब इन तीनों में से मास टू चार्ज रेशियो ज्यादा होगी इसकी। क्यों? चूंकि इसकी अगर रेशियो लिखें तो ऐसे लिखेंगे ना 22 बाय, अगर इनके ऊपर चार्ज सभी के ऊपर प्लस मान है तो क्या बनेगा 22 प्लस 1। तो इसकी मास टू चार्ज रेशियो 22 है प्लस ओवर प्लस 1 है। और इस तरह से इसकी अगर देखेंगे तो इसकी क्या बनेगी 21 बाय प्लस 1। इसकी देखें तो 20 बाय प्लस 1। तो इसकी मास टू चार्ज रेशियो क्या होगी? ज्यादा होगी, इसकी कम होगी और पीछे वाले की इससे भी कम होगी। तो जिसकी मास टू चार्ज रेशियो ज्यादा होगी उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जिसका रेडियस सबसे ज्यादा हम लोगों को दिखाई दे रहा है इसकी मास टू चार्ज रेशियो सबसे ज्यादा है। कितनी है? 22। यानी 22 वाले की ये वाली जो आयंस है वो यहाँ पे गिर रहे हैं। और इसी तरीके से जो कम वाले हैं वो थोड़े से पीछे, जो सबसे कम वाले हैं वो सबसे पीछे। अंडरस्टूड सी बात है कि जितने हल्के होंगे उनको मैग्नेटिक फील्ड उतनी आसानी से डिफ्लेक्ट करेगा, इनका रेडियस छोटा बनेगा। जो थोड़े हैवी होंगे मैग्नेटिक फील्ड उनको इतनी आसानी से डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उनका रेडियस थोड़ा बड़ा बनेगा। तो मास टू चार्ज रेशियो जो है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसकी मास टू चार्ज रेशियो ज्यादा उसका रेडियस भी ज्यादा। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे सेपरेट हो जाए। यहाँ पे एक छोटी सी बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखते हैं, यानी यहाँ पे जो आपको H नजर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी स्ट्रेंथ को हम लोग कांस्टेंट रख दें, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख दें, इसको चेंज ना करें और इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना शुरू कर दें, तो मास टू चार्ज वैल्यू है या जो रेडियस है इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रख दें और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है इसको हम लोग अगर लेट्स सपोज इंक्रीज कर दें, तो जो पॉजिटिव आयन है इनकी रेडियस पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो याद रखिएगा फर्क पड़ेगा। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करते और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज कर देते हैं तो जो पॉजिटिव आयन होंगे इनका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया जाए। क्योंकि अगर ये 20 वाले जो पॉजिटिव आयंस हैं जिनका मास टू चार्ज रेशियो 20 है या मास नंबर जिनका 20 है, अगर ये यहाँ पे गिर रहे हैं किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, तो अगर मैं इससे ज्यादा कर दूंगा तो यहाँ पे नहीं गिरेंगे, ये थोड़े आगे गिरेंगे, ये वाले इससे आगे गिरेंगे, ये वाले इससे आगे गिरेंगे। यानी इनका रेडियस इंक्रीज हो जाता है अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल होगा तो वो धक्का लगा के आगे की तरफ इनको फेंकेगा, पावर के साथ पीछे से पॉजिटिव आयन आएंगे ऐसे करके गिरेंगे आगे की तरफ, तो इनका रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। इस बात को आप लोग यहाँ से ड्राइव भी कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E नजर आ रहा है इसका ये जो रेडियस है इसके साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। यानी आप इसको जो है ये इधर जो आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रही है इसको उठा के आप इधर ले आए, इसको उठा के आप इधर ले आए, हमारे पास रिलेशनशिप क्या बनेगा 2E इक्वल टू h² r² ओवर मास टू चार्ज वैल्यू। अब यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियस के साथ क्या ताल्लुक है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियस के साथ
डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर दो तो रेडियस भी इंक्रीज हो जाता है। यानी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करें तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करें तो सबका रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को की स्ट्रेंथ को चेंज करें और इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखें तब भी रेडियस जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप लोग इसका रेडियस के साथ रिलेशनशिप देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे हम लोग, h² को यहाँ पे रहने देते हैं और रेडियस को उठा के इस साइड पे लेके तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब ये रेडियस यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी तो आप नोट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है इसका जो रेडियस के साथ रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे ये रिजल्ट निकला कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अगर ज्यादा करेंगे तो रेडियस इनके कम हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पावर वाला है तो रेडियस छोटे हो जाएंगे, जल्दी जल्दी डिफ्लेक्शन हो जाएगी इनकी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है तो रेडियस बड़े होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। अब ये जो मास टू चार्ज वैल्यू है ये h² r² और 2e के बराबर कैसे आती है, इसके ऊपर मेरी एक सेपरेट जो है वो क्लास है, सेपरेट लेक्चर इसके ऊपर मौजूद है। अगर आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे इसमें आपको ये लेक्चर मिल जाएगा कि मास टू चार्ज वैल्यू जो है वो h² r² और 2e के बराबर आती कैसे है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका प्रूफ मैंने एक सेपरेट लेक्चर में किया हुआ है। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मास टू चार्ज रेशियो के हिसाब से ये आयंस आइसोटोप सेपरेट हो जाएंगे। अब जिस प्लेट के ऊपर आके ये स्ट्राइक करते हैं, गिरते हैं, इसको बोलते हैं आयन कलेक्टर या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमीटर। अब ये जो पॉजिटिव आयन है जैसे इस प्लेट के ऊपर आके स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे ये करंट। क्या प्रोड्यूस करेंगे? करंट प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। चार्जेस का जो फ्लो होता है वो करंट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन्स का अगर फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। पॉजिटिव आयंस जब फ्लो करते हैं तो इस करंट को हम लोग कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही यहाँ पे आके इस मेटल की प्लेट के ऊपर गिरेंगे तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेंगे? माइन्यूट सा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। ये बहुत ही कम होगा, माइन्यूट सा करंट। कौन सा? आयनिक करंट भी इसको बोल सकते हैं, आयनिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। अब इस करंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। जिसकी कंसंट्रेशन, जिसकी अबंडेंस ज्यादा होगी, यानी जो पॉजिटिव आयन ज्यादा मिकदार में होंगे, जैसे अगर नियॉन की बात करें तो उसमें 20 जो है इसके अबंडेंस बहुत ज्यादा है। जब यहाँ पे पॉजिटिव आयन 20 वाले ज्यादा गिरेंगे तो इनका ज्यादा करंट की स्ट्रेंथ होगी। जिसके कम गिरेंगे उसके कम पॉजिटिव आयन होंगे तो कम करंट प्रोड्यूस होगा, और जिसके उससे भी कम होंगे उसका उससे भी कम करंट प्रोड्यूस होगा। यानी स्ट्रेंथ ऑफ करंट जो है वो मेजर की जाती है। अब होता क्या है, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ। अब ये करंट बहुत माइन्यूट सा होता है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो रिकॉर्डर अच्छे तरह से रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता। तो हम लोग क्या करते हैं, इस आयन कलेक्टर के बाद यहाँ पे एक और हमारे पास चैम्बर होता है, आयनिक करंट है, एक और चैम्बर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीफायर। यानी इसके बाद क्या लगा होता है? एम्पलीफायर लगा होता है। एम्पलीफायर क्या करता है? इस करंट का जो सिग्नल होता है, एम्पलीफायर का काम क्या है? करंट के सिग्नल को एम्पलीफाई करना, बढ़ा करना, करंट के सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। क्योंकि बहुत ही माइन्यूट सा है, इसको डिटेक्टर डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, रिकॉर्डर इसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए, इसको थोड़ा एम्पलीफाई करने के लिए, इसके सिग्नल को इनहैंस करने के लिए एम्पलीफायर लगा होता है। यानी आप इस बात को ऐसे समझेंगे, ये नहीं समझ लेना कि एम्पलीफायर जो वो करंट की स्ट्रेंथ ही चेंज कर देनी, नहीं। एम्पलीफायर का काम करंट की स्ट्रेंथ को चेंज करना नहीं है, बस इसके सिग्नल को थोड़ा इनहैंस करना है। इसको आप ऐसे समझे जैसे आप लोग बूफर सिस्टम पे म्यूजिक सुन रहे हैं और आपका जो सॉन्ग है वो 4 मिनट का और आप बहुत ही स्लो वॉल्यूम में सुन रहे हैं,
तो बफर सिस्टम के साथ एम्पलीफायर पे लगा होता है। तो जैसे ही आप लोग उस एम्पलीफायर को तेज करते हैं, ऑन करते हैं, बढ़ाते हैं एम्पलीफाई करने के लिए, तो क्या होता है, सॉन्ग जो पहले थोड़ा धीमी आवाज में सुनाई दे रहा होता है वो बहुत ज्यादा साउंड सुनाई देना शुरू हो जाएगा। दूर दूर जो लोग बैठे होंगे उनको भी सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो क्या एम्पलीफाई ऑन करने से या वॉल्यूम तेज करने से एम्पलीफायर को यूज करके, तो क्या जो सॉन्ग 4 मिनट का है वो 2 मिनट में कंप्लीट हो जाता है या वो 3 मिनट में कंप्लीट हो जाता है? नहीं, वो 4 मिनट में ही कंप्लीट होता है। लेकिन होता क्या है, सिग्नल इनहैंस हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। बस इसी तरीके से यहाँ पे एम्पलीफायर का काम भी यही है, इसने सिग्नल को इनहैंस करना है, इसके अंदर जो इसकी स्ट्रेंथ है उसको नहीं चेंज करना, सिर्फ सिग्नल थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसको डिटेक्टर बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। अब ये जो है एम्पलीफायर के बाद डिटेक्टर लगा हुआ है जो इसको डिटेक्ट करता है। यहाँ पे इसके बाद डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करके रिकॉर्डर में भेज देता है। रिकॉर्डर जो है वो इस सारे सिग्नल को रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करने के बाद सामने हम लोगों को इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर स्क्रीन नजर आ रही होती है। इस स्क्रीन में हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन होती है वो मैस स्पेक्ट्रम की फॉर्म में मिल जाती है, मैस स्पेक्ट्रम की फॉर्म। अब जिसकी करंट स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी उसकी अबंडेंस भी उसी हिसाब से ज्यादा होगी, जिसकी करंट स्ट्रेंथ कम होगी उसकी अबंडेंस भी उसी हिसाब से कम होगी। तो रिकॉर्डर जो है वो सारे सिग्नल को डिजिटलाइज करके डिजिट्स की फॉर्म में, ये जो करंट की वेवलेंथ है, जो सिग्नल है करंट का, इसको रिकॉर्डर क्या करता है, रिकॉर्ड करने के बाद इसको डिजिटलाइज करता है डिजिट की फॉर्म में। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, डिजिटलाइज्ड, यानी हम लोग वेव्स को, करंट के सिग्नल को डिजिट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तभी तो हम लोगों को पता चलता है कि इसका मैच 20 है, इसका मैच 21 है, इसका मैच 22 है। तो रिकॉर्डर करंट के सिग्नल को डिजिटलाइज करके डिजिट्स की फॉर्म में हम लोगों को स्क्रीन पे शो करता है, और ये सारी इंफॉर्मेशन, रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, मैसेज क्या है, ये हम लोगों को मैस स्पेक्ट्रम की फॉर्म में ऑब्टेन हो जाते हैं। यानी अगर हम लोग नियॉन की बात करें तो नियॉन का कुछ मैस स्पेक्ट्रम हम लोगों को इस तरह का मिल जाएगा। चले यहाँ पे लिख देते हैं कि किस तरह से हम लोगों को नियॉन का अगर सैंपल है तो स्क्रीन के ऊपर हम लोगों को इस तरह का मैस स्पेक्ट्रम मिलेगा। ऐसे करके यहाँ पे इसका 20 होगा, 21, 22, यहाँ पे इनकी मैस नंबर है, मैस नंबर, और यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, रिलेटिव अबंडेंस। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। इसकी जो अबंडेंस है वो बहुत ज्यादा होती है, तकरीबन 90.92% है, और इसकी अबंडेंस बहुत कम होती है, तकरीबन 0.26%, जो यहाँ से हम लोग मिल जाती है। यहाँ पे 0 से लेकर 100 तक परसेंटेज मौजूद है, तो 90.92% है, और इसकी अबंडेंस 0.26% तक है। और जो 22 है इसकी तकरीबन अबंडेंस जो होती है वो 8.82% तक रिकॉर्ड होती है। ये हम लोग को स्क्रीन के ऊपर ये मैस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो जाता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने पूरा एक्सपेरिमेंट कर दिया, पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग आइसोटोप्स के मैसेज और अबंडेंस तक पहुंच गए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कार्बन 12 का तो इस्तेमाल किया ही नहीं है। हम लोगों ने कहा था कि रिलेटिव एटॉमिक मैस, जब भी किसी एलिमेंट के एटम्स का मैस मालूम किया जाता है तो कार्बन 12 के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने कार्बन 12 का कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया, तो ये कंपैरिजन सारा कैसे कंप्लीट हो गया? तो याद रखें, जैसे ही हम लोग किसी भी न्यूली एलिमेंट का मैस मालूम करते हैं तो ये सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस इंस्ट्रूमेंट की एरर को चेक करने के लिए हम लोग ये सारा सेम एक्सपेरिमेंट कार्बन 12 को यूज करके भी करते हैं। यानी हमने लेट्स सपोज नियॉन को यूज किया, इसकी सारी हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल गई। अब ये सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, रॉन्ग है, गलत तो नहीं रिकॉर्ड होगी। हम लोग इस बात को वेरीफाई करने के लिए कार्बन 12 का सैंपल इसमें ऐड करते हैं और ये सारा सेम एक्सपेरिमेंट कार्बन 12 के साथ करते हैं। अगर कार्बन 12 का मैच 12 रिकॉर्ड हो और इसकी अबंडेंस जो है वो तकरीबन 98.9% तक आए, इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो स्ट्रेंथ है कार्बन की, जो इसके आइसोटोप्स की अबंडेंस है, वो इस इंस्ट्रूमेंट ने बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड की है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली है नियॉन की, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग कार्बन 12 की के साथ कंपैरिजन करके
हम लोग किसी भी एलिमेंट की जो रिलेटिव अबंडेंस है, जो इसके आइसोटोप्स के मैसेज हैं, इनकी करेक्शन और इनको ठीक मान लेते हैं। ये है जी वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको इनपुट नज़र आ रही है, यहाँ से हम अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आयोनाइजेशन चैम्बर में इसकी आयोनाइजेशन हो जाती है। फिर ये आयंस जो हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास हो, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंचते हैं। मैस टू चार्ज रेशियो के हिसाब से यहाँ पे सेपरेशन होती है, और बिल्कुल इसके साथ ये जो स्मॉल से सर्कल में आपको नज़र आ रहा है, ये है आयन कलेक्टर, और यहाँ पे ये आयंस कलेक्ट होते हैं और माइन्यूट सा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको लास्ट में डिटेक्टर जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, वो डिटेक्ट कर लेता है। फिर ये सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होके स्क्रीन पे हम लोगों को मैस स्पेक्ट्रम की शक्ल में ऑब्टेन हो जाती है। अच्छा जी, इसको आप रेज कर देते हैं यहाँ से, ये रेज कर दिया। यहाँ तक जो हम लोगों ने बात की है वो तो ये कर ली हम लोगों ने कि एलिमेंट जो है इसके अंदर जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनकी तादाद का भी पता चल जाएगा हम लोगों को। जितनी भी नंबर ऑफ पीक्स होंगी मैस स्पेक्ट्रम में, नंबर ऑफ पीक्स किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है? आइसोटोप्स की तादाद को रिप्रेजेंट कर रही है ना। 3 पीक्स होंगी 3 आइसोटोप, 4 पीक्स होंगी 4 आइसोटोप्स होंगे, 5 पीक्स होंगी 5 होंगी, 11 पीक्स होंगी तो 11 आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ तक जो हमने बात की, हमने सीखा कि एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका मैसेज यानी आइसोटोप्स जो है एलिमेंट के, उनके मैसेज और उनके अबंडेंस कैसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हम लोगों ने एलिमेंट की आइसोटोप के मैस और इनके अबंडेंस को रिकॉर्ड कर ली, लेकिन हम लोग एलिमेंट का मैस कैसे निकाल सकते हैं? यानी अगर मेरे पास ये नियॉन का एलिमेंट है, ये नियॉन के सारे क्या होंगे, यहाँ पे इसके एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे नियॉन के। अब इसमें तो 3 तरह के आइसोटोप्स हैं, किसी का मैस 20 है, कुछ का मैस 21 है, कुछ का मैस 22 है। तो अब इस पूरे एलिमेंट का मैस कितना होगा? तो इसका मैस हम कैसे निकालते हैं, याद रखिएगा, निकालने का तरीका बता रहा हूं। जिसके जितने भी आइसोटोप्स होंगे, इसके कितने आइसोटोप हैं? 3 हमने डिटरमाइन किए, 20, 21 और 22। तो एलिमेंट का मैस कैसे निकालते हैं? जो भी आइसोटोप का मैस हो उसको उसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस करना है जो दूसरा आइसोटोप होगा उसके मैस को उसकी अबंडेंस के साथ, और फिर प्लस करना है तीसरे आइसोटोप के मैस को इसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 8.82 के साथ, और इस सारे को आपने डिवाइड कर देना है 100 पे। तो जैसे आप लोग 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल आएगा, वो तकरीबन होगा 20.18 AMU। यानी यहां पे आप लोगों को एक और बात क्लियर हो रही है कि एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है इट इज आल्सो कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है ये एवरेज एटॉमिक मास होता है। क्यों? चूंकि इसके अंदर जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनके मैसेज और उनकी अबंडेंस की एवरेज निकाल के जो मास निकलता है वो एलिमेंट का मास होता है। तो अब कोई आपसे पूछे कि नियॉन के एलिमेंट का मास बताएं तो आप क्या बताएंगे? 20.18 है। आप ये नहीं बताएंगे 20 है, 21 है, 22 नहीं, क्योंकि इन सब की जो एवरेज निकलती है वो 20.18 AMU निकलती है। एक बात और भी आप लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि जो एलिमेंट के अंदर आइसोटोप की अबंडेंस ज्यादा होती है, जो एलिमेंट का मास होता है ओवरऑल वो उसी के ही करस्पॉन्डिंग आता है। जिसकी अबंडेंस ज्यादा होगी, जब आप एवरेज निकालेंगे तो मास भी उसी के करीब करीब होगा। जैसे 20 वाले की अबंडेंस ज्यादा है तो इस एलिमेंट का मास भी देखिए 20.18 है, यानी 20 के ज्यादा करीब है। 21, 22 बहुत कम होते हैं, तो आइसोटोप का मास इनके करीब करीब नहीं निकलेगा, बल्कि जो एलिमेंट होगा उसका मास 20 वाले आइसोटोप के करीब तरीन होगा। तो इसलिए हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में कहा था, ये बात याद रखिएगा कि एलिमेंट के अंदर जो आइसोटोप मोर अबंडेंट होता है, एलिमेंट का एटॉमिक मास भी उसी के करस्पॉन्डिंग होता है, और एलिमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं वो उसी आइसोटोप की ही पाई जाती हैं जो मोर अबंडेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाता है या क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के अंदर। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स के जो मैसेज होते हैं वो फ्रैक्शंस में होते हैं। यानी हम नोट करेंगे जब भी कभी किसी एलिमेंट के अगर हम लोग मैसेज की बात करें तो उनकी जो मैसेज होंगे वो मोस्टली मेजॉरिटी में फ्रैक्शंस में होते हैं। यानी एटॉमिक मैसेज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फ्रैक्शंस में होते हैं। तो
तो इन्हीं इशारिया में होते हैं। तो इसकी वजह क्या है, इसकी रीजन क्या है, तो याद रखिएगा कि ये जो एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है ये डिपेंड करता है masses ऑफ देयर आइसोटोप्स एंड देयर नेचुरल अबंडेंस। फ्रैक्शन में होने की वजह क्या है कि एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो डिपेंड करता है mass of isotopes, masses of isotopes and natural abundance। यानी एलिमेंट के अंदर जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनका मास क्या है और उनकी अबंडेंस क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो हम कह सकते हैं ना कि एलिमेंट का जो मास होता है इट इज द एवरेज एटॉमिक मास of their isotopes, average atomic mass of their isotopes। तो आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास होता है, इसी वजह से ये मेजॉरिटी में फ्रैक्शंस में हम लोगों को मिलता है। तो अब याद रखिएगा एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन 12 के साथ रिलेट करके इसको जो है वो निकाला जाता है। इसको एवरेज एटॉमिक मास भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आइसोटोप्स के मासेस के ऊपर डिपेंड करता है और आइसोटोप्स की एवरेज एटॉमिक मास होता है जो एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, इसी वजह से इसको एवरेज एटॉमिक मास भी कहा जाता है। इसी तरह से एलिमेंट के एटॉमिक मास को फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मास मेजॉरिटी में फ्रैक्शंस में ही हमारे पास कैलकुलेट होता है, इसी वजह से एलिमेंट के मास को फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कहा जाता है।